फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 29 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उसकी डिटेल जानकारी भी देंगे। और हमारे आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो 29 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा 27 जुलाई को। सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है 27 जुलाई को। और दोस्तों सीआरपीएफ स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है और यह 27 जुलाई 2020 का 82वां 82 स्थापना दिवस है। 82 नंबर का स्थापना दिवस है इस साल का 2020 का। और इसके साथ ही बता दें कि आंतरिक सुरक्षा के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भारत संघ का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है और यह सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल में से एक है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और इसके साथ ही बता दें सीआरपीएफ को 27 जुलाई 1939 में क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। अंग्रेजों के अधीन क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। कब? 1939 में। और उसके बाद 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से रूप में बदल दिया गया। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों को याद रखिएगा। 27 जुलाई 2020 को 82 नंबर की स्थापना दिवस मनाया गया सीआरपीएफ का। और इसके साथ ही 27 जुलाई 1939 में क्राउन प्रतिनिधि पुलिस बल के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इनका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है सीआरपीएफ के बारे में, इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों इम्पोर्टेंस डे, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात हो रही है, तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं जुलाई मंथ की इम्पोर्टेंस डे। 1 जुलाई को विश्व डॉक्टर दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय सीए दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस और विश्व खेल पत्रकार दिवस भी मनाया गया। 4 जुलाई को धम्मचक्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया गया और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाई गई। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाई गई। 16 जुलाई को सर्प दिवस मनाया गया, विश्व सर्प दिवस मनाया गया। और 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाई गई। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया और 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया। ठीक है, 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा इन इम्पोर्टेंस डे को जो जुलाई मंथ में मनाए गए। और इसके साथ ही सीआरपीएफ की स्थापना दिवस मनाई गई 27 जुलाई को। फोटो को देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस विभाग के द्वारा विश्व स्तरीय विज्ञान केंद्र के रूप में नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क KRC नेट को विकसित करने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा विश्व स्तरीय विज्ञान केंद्र के रूप में नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क KRC नेट को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही दोस्तों ये KRC नेट पोर्टल के जरिए यह 24 घंटे सुविधा उपलब्ध रहेगी इसमें। और इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल डाटाबेस, डिजिटल उत्पाद, डाटा एनालिटिक्स आदि उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सर्वाधिक रूप से प्रशिक्षण कार्यालयों का आयोजन किया जाएगा। और साथ ही बता दें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है नई दिल्ली में और पृथ्वी विज्ञान के मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी और पर्यावरण मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर,
गृह मंत्रालय के मंत्री, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी और स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संस्थान ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अन्वेषकों और स्टार्टअप के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा DRDO के द्वारा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपनी नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया। और इसके साथ ही डेयर टू ड्रीम 2 देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने वाली खुली चुनौती है। इस एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद विजेताओं का चयन किया जाएगा और पुरस्कार की धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपये और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपये तक दिए जाएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर DRDO के द्वारा अन्वेषकों और स्टार्टअप्स के लिए डेयर टू ड्रीम 2 का शुभारंभ किया गया। अब DRDO के बारे में बात हो रही है, तो हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने DRDO के साथ आकाश मिसाइल के लिए लाइसेंस और ट्रांसफ़र और ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। किस पे किया था? आकाश मिसाइल के लिए लाइसेंस और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया भारत डायनामिक्स लिमिटेड और DRDO ने। ठीक है दोस्तों, और DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली, चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो में हाल ही में अगस्त 2020 में अमेजोनिया 1 उपग्रह को प्राथमिक पेलोड के रूप में लॉन्च करेगा। यह ब्राज़ील का उपग्रह है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई। मुख्यालय है बेंगलुरु। संस्थापक है विक्रम साराभाई और डायरेक्टर है कैलाश वाड्यू शिवम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने भारतीय नौसेना अकादमी में कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, वाइस एडमिरल MA हेम्पी होली ने। वाइस एडमिरल MA हेम्पी होली AVSM NM ने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया और उन्होंने वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और AVSM NMA की जगह ली। ठीक है, उन्होंने किसकी जगह ली? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह लिया। किन्होंने? वाइस एडमिरल MA हेम्पी होली ने। 12 जून 2019 से 27 जून 2020 तक भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में इन्होंने कार्य किया है। वे नौसेना मेडल, कर्तव्य के प्रति समर्पण और अति विशिष्ट सेवा मेडल भी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही बता दें कि नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वस्तुओं पर ISI मार्क और हॉलमार्क के साथ शिकायतों को दर्ज करने हेतु उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, BIS केयर लॉन्च किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने उपभोक्ताओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप BIS केयर और www.manakonline.in पर EBIS के 3 पोर्टल मानकीकरण, अनुरूपता आकलन और प्रशिक्षण को लॉन्च किया है। और मोबाइल ऐप्स BIS केयर को किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पर ऑपरेट किया जा सकता है और यह ऐप हिंदी, इंग्लिश में संचालन है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग करके ISI चिन्हित एवं हॉलमार्क उत्पादकों को प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, श्री रामविलास पासवान जी ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया BIS केयर लॉन्च किया है और इसमें 3 पोर्टल है, मानकीकरण, अनुरूपता आकलन और प्रशिक्षण को लॉन्च किया है और यह इंग्लिश और हिंदी दोनों में है।
ठीक है। और इसमें ISI मार्क्स, हॉल मार्क्स के उत्पादों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, बांग्लादेश को। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे। ये इंजन बांग्लादेश में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और मालगाड़ी के परिचालन को बेहतर बनाने के लिए सहायता करेंगे। रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने बांग्लादेश रेल नेटवर्क के विकास में बांग्लादेश को पूर्ण उदार और सीमित सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच पार्सल और कंटेनर ट्रेन सेवाओं की भी शुरुआत की गई है। इससे द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बांग्लादेश को भारतीय रेलवे ने 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे। ठीक है दोस्तों, अब बांग्लादेश के बारे में बात हो रही है तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टाका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपीस, राष्ट्रपति है गोतबया राजपक्षा, प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षा। इंडोनेशिया के बारे में, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशियन रुपीस, राष्ट्रपति है जोको विडोडो। मलेशिया के बारे में जान लेते हैं। मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर, मुद्रा है मलेशियन रिंगिट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे की IRCTC और निम्न में से किसने रुपे प्लेटफॉर्म पर सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, SBI कार्ड ने। भारतीय रेलवे की IRCTC और SBI कार्ड ने रुपे प्लेटफॉर्म पर सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ी आत्मनिर्भरता हासिल करने और पूरी दुनिया के साथ मजबूती के साथ जुड़ने के लिए रेल और वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने IRCTC और SBI कार्ड ने मिलकर रुपे प्लेटफॉर्म पर अपना नया सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ग्राहकों को लेन देन को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए उद्देश्य से यह ऐप लॉन्च किया गया और इसमें तकनीक लॉन्च की गई और इसमें रुपे क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक से लैस है। इससे इस उपयोगकर्ता POS मशीनों पर कार्ड को टैप कर अपने लेन देन की प्रक्रिया से तेजी ला सकती है। इसमें कार्ड को स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कार्ड को अक्सर रेल में सफ़र करने वाले यात्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नया सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड रेल यात्रियों को खुदरा भोजन और मनोरंजन के साथ साथ लेन देन शुल्क में भी छूट पर विशेष लाभ के साथ रेल यात्रा का अधिकतम बचत प्रदान करेगा। कार्ड धारकों को IRCTC की वेबसाइट पर प्रथम श्रेणी की AC, द्वितीय श्रेणी की AC और थर्ड श्रेणी की AC में एग्जीक्यूटिव चेयर कार और AC चेयर कार की बुकिंग करने पर कुल किराए की 10% राशि वापस कर दी जाएगी। और इस कार्ड का इस्तेमाल करने पर ऑनलाइन लेन देन शुल्क माफ है और 1% ईंधन अधिभार छूट और 1 वर्ष में रेलवे स्टेशनों पर 4 प्रीमियम ब्लाउज का मुफ्त उपयोग करने की भी सुविधा मिलेगी। कार्ड के उपयोगकर्ताओं को न्यूनतम खर्च के साथ ही कार्ड की सक्रिय करने पर 350 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट भी प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय रेलवे की IRCTC ने SBI कार्ड के रुपे प्लेटफॉर्म पर सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा, 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री के अनुसार इस वर्ष
इस वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मोदी सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। इसमें से 1.20 लाख करोड़ रुपए पीएसयू के विनिवेश में आएंगे और 90,000 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों के हिस्सेदारी में बेचकर जुटाए जाएंगे। केंद्र सरकार की विनिवेश योजना के बारे में बताते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये सही समय आने पर सरकार उचित कीमत पर हिस्सेदारी बेचेगी और लगभग 22 से 23 ऐसी पीएसयू कंपनी हैं जिनके विनिवेश सरकार की ओर से मंजूरी दी जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था के एक रिपोर्ट ने कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया में के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? इसका आंसर है, ये आंसर सही हमारा यूनिसेफ ने बताया। कोरोना वायरस महामारी के फैलने के कारण भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों में करीब 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो गए हैं और यह बात यूनिसेफ के एक नए अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार सामने आई है। रिपोर्ट में दुनिया भर के बच्चों की देखभाल की स्थिति, शुरुआती शिक्षा और कोविड-19 के कारण महत्वपूर्ण पारिवारिक सेवाओं के बंद होने पर यह पढ़ने पर प्रभाव को विश्लेषण किया गया है और संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कोरोना महामारी इस साल करीब 13 करोड़ लोगों को भुखमरी की ओर धकेल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। यूनिसेफ के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रमुख हैं हेनरिटा एच फोर और मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। यूएन के बारे में जान लेते हैं। यूएन के मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएस में। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनी गुटरेस। WHO के बारे में, WHO के मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना 7 अप्रैल 1948 में। हेड है टेड्रोस अदानोम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों के रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है? इसका आंसर है डी, आंसर सही हमारा इंडोनेशिया के साथ। भारत और इंडोनेशिया ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है। दोस्तों, इंडोनेशिया के बारे में बात हो रही है तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशियन रुपीज और राष्ट्रपति है जोको विडोडो। म्यांमार के बारे में बता देते हैं। म्यांमार की राजधानी है नेप्यदा, मुद्रा है बर्मिस क्यात और राष्ट्रपति है विन माइंट। मलेशिया के बारे में बता देती हूँ। मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर, मुद्रा है मलेशियन रिंगिट। श्रीलंका के बारे में जानते हैं। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, मुद्रा है श्रीलंका रुपीस। राष्ट्रपति है गोतबया राजपक्षा, प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर है डी, आंसर सही हमारा 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। वायरल हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है और इस बार हेपेटाइटिस डे की थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और हेपेटाइटिस दिल से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधित समस्या है। इससे दिल की कोशिकाओं में सूजन हो जाने के कारण नुकसान पहुंचता है और विशेषज्ञों के मुताबिक हेपेटाइटिस की बीमारी भी वायरस के कारण होती है। उन्होंने 5 वायरसों की बीमारी का जिम्मेदार बताया है और हेपेटाइटिस को A, B, C, D और E श्रेणी में रखा गया है। हेपेटाइटिस B और C का संक्रमण शरीर में कई साल तक खामोश रहता है। इससे क्रोनिक हेपेटाइटिस होने का खतरा रहता है, जिसके बाद मरीज को लीवर फेलियर और कभी कभी लीवर कैंसर की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों याद रखिएगा 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने जलवायु परिवर्तन के अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है?
उनका नाम है, ए आंसर सही हमारा, अर्चना सोरेन को जलवायु परिवर्तन के अपने नए सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। भारत की जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है और इस समूह में युवा नेता शामिल है जो बढ़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए परिप्रेक्ष्य और समाधान देंगे। अर्चना सोरेन विश्व के उन 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं के साथ शामिल होंगी जिन्हें गुतरस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के रूप में नामित किया है। इसके साथ ही दोस्तों राजी टोपनो को वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक एवं वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और साथ ही दोस्तों इमरान ख्वाजा जी को आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में अनंतरिम चेयरमैन के रूप में पदभार संभाले हैं इमरान ख्वाजा जी। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा दोस्तों। और भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने जलवायु परिवर्तन के अपने नए सलाहकार के रूप में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने से चर्चा में रहे भारत द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज से किस देश में उच्चतम न्यायालय का निर्माण किया गया है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, मॉरिशस में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ दोनों संयुक्त रूप से 30 जुलाई 2020 को मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय के नए भवन का शुभारंभ करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाले इस उद्घाटन के दौरान मॉरिशस की न्यायिक व्यवस्था के वरिष्ठ सदस्य और दोनों देशों के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। इस भवन का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है और यह मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की सहायता से बनी पहली बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। भारत सरकार ने 5 परियोजनाओं के लिए वर्ष 2016 में मॉरिशस को 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज दिया था, जिसके अंतर्गत बनने वाला यह नया उच्चतम न्यायालय पहली परियोजना है। यह परियोजना तय समय सीमा के भीतर और अनुमान से कम लागत पर पूरी की गई है। भारत द्वारा सहायता से मॉरिशस में बन रही उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा परियोजना पर सफल और समयबद्ध निर्माण पूरा होने से मॉरिशस और उस क्षेत्र की भारतीय कंपनियों के व्यापक अवसर पैदा होंगे और नया उच्च न्यायालय भवन शहर के बीचों बीच एक अहम स्थान पर होगा, जहां दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय भागीदारी का प्रतीक होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज से मॉरिशस में उच्चतम न्यायालय का निर्माण किया गया है। दोस्तों इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशिया रुपीज और राष्ट्रपति है जोको विडोडो। म्यांमार के बारे में, म्यांमार की राजधानी है नेपिदा, मुद्रा है बर्मिस क्यात और राष्ट्रपति है विन माइंट। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा है नेपालियन रुपीज और प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की आकांक्षी जिला रैंकिंग में किस राज्य का जिला बीजापुर पहले स्थान पर है? इसका आंसर डी आंसर सही है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बीजापुर पहले स्थान पर है नीति आयोग की आकांक्षी जिला रैंकिंग में। नीति आयोग की कसौटी पर पिछड़ा जिलों में छत्तीसगढ़ का बीजापुर पहले स्थान पर है और यह रैंकिंग आयोग ने फरवरी-जून 2020 अवधि में हुए कामों के लिए जारी की गई है। मेघालय की रिभोई और उत्तर प्रदेश का बहराइच क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। आयोग की डेल्टा रैंकिंग 112 आकांक्षी जिलों में इस साल फरवरी-जून के दौरान स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर की गई और रैंकिंग के लिए स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा के अलावा कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और मूल ढांचागत सुविधाओं को आधार बनाया गया। सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में शुरू किया। इस कार्यक्रम का मकसद मुख्य सामाजिक क्षेत्रों में पीछे रह गए और अल्प विकसित श्रेणी में आने वाले उन जिलों की तरक्की के रास्ते पर लाना है। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ की बीजापुर जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है नीति आयोग की आकांक्षी जिला रैंकिंग में।
अब छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ में हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारत की पहली ई लोक अदालत की शुरुआत हुई और साथ ही गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई, जिसमें 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदे जाएंगे सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। राजधानी है रायपुर। राज्यपाल है अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी। मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में वहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन जी का निधन हो गया। और साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हुई। रोको टोको अभियान की शुरुआत हुई। साथ ही सार्थक ऐप लॉन्च किया गया और कोविड-19 के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए किल कोरोना अभियान की भी शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस हैं A.K. मित्तल जी। महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी। झारखंड के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। झारखंड में स्थापना हुई थी, झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। राजधानी है झांसी रांची और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कुमकुम जी का 86 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। वे एक सी आंसर सही है, अभिनेत्री थी। अभिनेत्री कुमकुम का हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और कभी आर कभी पार, मेरी महबूब, कयामत होगी, मधुबन में राधिका नाचे और ये मुंबई मेरी जान जैसे लोकप्रिय गीत में उनमें फिल्माए गए थे। और उसके साथ ही उनका असली नाम जेबुन्निसा था और उनकी यादगार फिल्मों में मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मदर इंडिया, कोहिनूर आंखें, ललकार, नया दौर, उजाला, आर पार और CID है। उन्होंने 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाइबो में अभिनय किया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा हाल ही में अभिनेत्री कुमकुम जी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो दोस्तों तो था 19 जुलाई के करंट अफेयर्स का डिस्कस किए, जिस पे अब चलिए आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स की आधारित GK पर डिस्कस करते हैं। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 महामारी की प्रतिरक्षा हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर ट्रायल करने से चर्चा में रहे VPM 1002 का प्रयोग किस रोग हेतु किया जाता है? इसका आंसर है, इसका यूज़ किया जाता है क्षय रोग, TB के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा स्वदेशी तकनीक पर आधारित दुनिया का सबसे बड़े एम्फीबिया प्लेन Aegis 600 को सफलतापूर्वक समुद्र में उतारा गया? वह देश है चीन के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि में स्थापित किए जाने से चर्चा में रहे टाइम कैप्सूल क्या है एवं इसको किस उद्देश्य हेतु स्थापित किया जाता है? इसका आंसर है, टाइम कैप्सूल एक विशिष्ट सामग्री से बना अत्यधिक मजबूत कंटेनर है। किसी समाज काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए इसे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की समीक्षा को अगले वर्ष के लिए स्थगित करने से चर्चा में रहे FATF क्या है एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है, यह है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की निगरानी हेतु शीर्ष संस्था और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। याचिका द्वारा संविधान से शब्दों को हटाए जाने से मांग से चर्चा में रहे समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान के किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? इसका आंसर है, 42वां संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था 1977 में। तो ये तो था करंट अफेयर्स आधारित GK। चलिए आगे बढ़ते हैं और 28 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाई गई। किस देश ने दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का काम पूरा किया? भारत देश ने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? 55 करोड़ रुपए मंजूर किए। खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच इन वेई को अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया? चीन देश के कोच इन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है। भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार के लिए बातचीत शुरू करने का प्रतिबद्धता जताई है? ब्रिटेन के साथ।
भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली की सुविधा के लिए यहाँ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया? 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका साथ हस्ताक्षर किया। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में किस देश ने अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया? चीन देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च किया। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग हेतु रोपड़ स्थित भारतीय और प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? पंजाब ने। किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने। किस मंत्रालय ने मौसम नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। भारत ने 24 जुलाई 2020 को कितने और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया? 47 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत ने किस राष्ट्र में 300 साल पुराने काली मंदिर के निर्माण का समर्थन किया? बांग्लादेश के 300 साल पुराने काली मंदिर के निर्माण का समर्थन किया। बेंजामिन मकपा का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? वे तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने रोजगार बाजार नामक पोर्टल लॉन्च किया? दिल्ली ने रोजगार बाजार नामक पोर्टल लॉन्च किया। इसके साथ ही लास्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने सामाजिक अंतर को सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड विकसित किया है? IIM कोझिकोड ने एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वैली बैंड नामक एक हैंड बैंड बनाया है। तो दोस्तों आज हमने 29 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किए। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।